आज हम बात करेंगे गंजेपन की समस्या को लेकर। जैसे आप सब लोग जानते हैं, कम उम्र में गंजेपन की समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है। इसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सुमित शर्मा सर, स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे किन किन कारणों से ये जो बालों की झड़ने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले हमें इन कारणों का पता लगाना होता है कि किन कारण से बाल झड़ रहे हैं, और उसको डायग्नोसिस बनाने के बाद हम उस समस्या का निदान करते हैं। और जो कारण है विशेषतर जो पाए जाते हैं स्त्री और पुरुषों में, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना चाहता हूं। जैसे कि टेंशन की वजह से बाल बहुत झड़ते हैं, संतुलित आहार ना होने की वजह से बाल बहुत झड़ते हैं, किसी को थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म, उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। स्त्रियों में खासकर आयरन की कमी पाई जाती है, उसकी जिसमें पर्नीशियस एनीमिया हो, जिसमें एनीमिक होती हैं स्त्रियां, उन कारणों से भी बाल झड़ते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी स्त्रियों में ज़्यादातर बाल गिरते हैं। और जो मेन कारण है आजकल पुरुषों में, वो 18 साल के बाद बाल गिरना शुरू होते हैं। इसमें अनुवांशिक कारण होता है, मीन्स हेरिडिटरी, प्लस जेनेटिक लिंकेज जो बोलते हैं। अगर पिताजी के या नाना जी की तरफ से बाल कम हो तो पुरुषों में ज़्यादातर पाया गया है कि ये माता की तरफ से या पिता की तरफ से उन्हें प्राप्त होता है। और जब एंड्रोजन का DHT 18 साल की उम्र में पुरुषों में ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, और इसे हम मेल पैटर्न एलोपेशिया या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। ये मुख्यतः रूप से कारण है स्त्री और पुरुष में, जिसको हमें डायग्नोस करके उसका प्रॉपर निवारण करना होता है। और अपनी इस समस्याओं की हम रोकथाम भी कर सकते हैं, प्लस इलाज भी संभव है अगर सही टाइम पे हमें किया जाए तो। सर, इलाज तो संभव है, लेकिन मेडिसिन से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता इसकी? अगर हम लेते हैं जो बाल झड़ने की, लोग कई बार डर के कारण भी नहीं आते कि बाल झड़ रहे हैं, हम मेडिसिन लेने जाएंगे, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट? नहीं, साइड इफ़ेक्ट मुख्यतः रूप से पहले हमें कारण पता लगाना है। मान लो किसी में किसी चीज़ की कमी की वजह से झड़ रहे हैं, जैसे कि किसी में आयरन की कमी से झड़ रहे हैं, या किसी में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं उसको, तो पहले कारण पता लगाएंगे। और खासकर हम जब ये सब उस कारण को, प्रोटीन्स को देंगे या अमाइनो एसिड को या मिनरल को, जिस भी कारण से झड़ रहे हैं उस कारण का पता लगा के उसका निवारण करेंगे, तो वो तो संतुलित आहार में भी हमें मिलता है। अगर बाई चांस बॉडी में नहीं मिल रहा है हमें, या हमारी डाइट में वो नहीं है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, उनके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ये गलत धारणा है कि इसकी दवाओं को खाने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कारण का निवारण करना है। अगर कारण हम ढंग से पकड़ेंगे या उसका डायग्नोस ठीक ढंग से करेंगे तो इसका निदान संभव है, इसका निवारण संभव है। सर, कई बार मेडिसिन से भी ये ठीक नहीं हो पाता हेयर फॉल, तो कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट पर जाते हैं और कुछ लोग उसके लिए डरते भी हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएं ना कराएं, तो आपका इस बारे में क्या? बिल्कुल, कई बार ये मेडिसिन से इसलिए ठीक नहीं हो पाते क्योंकि ये जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जो 18 साल के बाद पुरुषों में देखा गया है, फीमेल्स में इसका नाम हम फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया देते हैं। ये दोनों हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होते हैं। 18 साल के बाद बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे पुरुषों में DHT की मात्रा ज़्यादा बनती है, जो आगे के हेयर्स को, जो फ्रंटल हेयर्स हैं, उनको गिराती है। और हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा इसका निदान संभव है, क्योंकि पीछे के जो हेयर होते हैं, सर के पिछले भाग में जो हेयर होते हैं, उनकी बालों की जड़ों में रिसेप्टर्स नहीं होते, जिस पे हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। तो जब हम पीछे के बाल सर के लेके आगे ट्रांसप्लांट करते हैं या आगे प्रत्यारोपण उनका करते हैं, तो ये संभवतः हमेशा के लिए रहते हैं और आते भी हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। प्लस हम PRP थेरेपी, एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, जिसको करने के बाद हम इस बीमारी की रोकथाम भी कर सकते हैं। प्लस जो हमारे बाल हैं जो कमज़ोर हो रहे हैं, जैसे कि हमारा बाल पतला हो रहा है, उसको मोटा करना है, या बाल जो लॉस हो चुका है ऑलरेडी, उसकी रीग्रोथ करवानी है। प्लस आपने जो जिस बीमारी की वजह से, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से, उस प्रोग्रेशन की वजह से बीमारी बढ़ रही है, उसकी रोकथाम के लिए PRP थेरेपी प्लस हेयर ट्रांसप्लांट, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, फीमेल्स में भी और मेल में भी, जिनका मुख्यतः कारण हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से झड़ रहे होते हैं। सर, जैसे BP, शुगर और भी कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम ना जाएं, और जनता सोचती है कि ना जाएं, हमें डर लगता है, हमें ये प्रॉब्लम है, क्या उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है? हाँ जी, बिल्कुल। जो मरीज
या जो पेशेंट जिनको गंजापन है और वो बीपी या शुगर से पीड़ित हैं, उनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट संभव है और हम ये बहुत ही लोगों में कर चुके हैं। इसमें इनिशियली थोड़ी बहुत दवाइयाँ या चेकअप करने के बाद या टेस्ट करवाने के बाद, और बिल्कुल संभव है, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो किसी प्रकार की कोई दवाई ले रहा है, जैसे कि कोई मिर्गी के दौरे की दवाई ले रहा है या कोई भी दवाई जिसकी चल रही है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बताइए कि हाँ मेरी ये दवाई चल रही है, डॉक्टर अपने टेस्ट करेंगे, अगर वो टेस्ट आपके ठीक आते तो संभवतः आप में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। सर मेरे को ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मतलब ये करवा भी रहे हैं, कई लोग नहीं भी करवा रहे, तो इनका मतलब हमें मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट बाद में दिखे 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद? ऐसा नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट में मुख्यतः क्या होता है कि जो पीछे के बाल हैं, अपने ही बाल, बेसिकली इट्स ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, पीछे के बाल लेके उसको आगे प्रत्यारोपण करना। आपके ही बाल हैं, आप में ही लग रहे हैं। ये स्किन में हेयर्स की जड़ें 3 से 4 mm नीचे होती हैं स्किन की। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई ब्रेन के अंदर जाना है। ब्रेन हमारा जो होता है दिमाग, वो स्कल से कवर्ड होता है, हम सिर्फ स्किन में काम करते हैं और आपके ही बाल आप में लगाते हैं, और ऐसी कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं होती जिसका भविष्य में चल के कोई साइड इफ़ेक्ट हो या ऐसा हो। ये पूर्णतः है, अगर आप एक्सपर्ट से करवा रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट से करवाते हो, पहले ये टेस्टिंग करेंगे जो दवाइयाँ आपको दे रहे हैं उससे आपको एलर्जी है या नहीं है। अगर उससे नहीं है तो आपको कोई भी समस्या नहीं है, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। एनी एज क्राइटेरिया? इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, हम यूजली एडवाइस करते हैं कि आपकी उम्र, जिसमें जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया स्टार्ट हुआ है अभी, 24 साल का कम से कम व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो 24 से पहले ही गंजा हो चुका है तो ऑफकोर्स हम उसमें भी कर सकते हैं और एज लिमिट कोई नहीं है। हमने आप मान के चलिए कि 22 साल से लेके 75 साल तक के व्यक्तियों का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनका हेयर ट्रांसप्लांट अपने क्लिनिक पे सफलतापूर्वक किया है। सर इसको बाद में कलर, नेचुरली कलर करना या ग्रो करते हैं ये प्रॉपर? हाँ, ये बिल्कुल आपके बालों की तरह ही, नेचुरल बालों की तरह ही इसमें कलर होगा। इसमें आप शैम्पू कर सकते हैं, इसको ऑयल कोई भी लगा सकते हैं आप। और जैसे नेचुरल बाल आपके कुछ टाइम बाद थोड़े से झड़ते हैं तो ये भी झड़ेंगे। इनका भी हेयर साइकिल होता है कि कुछ बाल झड़ रहे होते हैं, कुछ बार उग रहे होते हैं हर वक्त। जैसे कि 80% आपके बाल हमेशा ग्रो कर रहे हैं, 10 to 20% बाल आपके रेस्टिंग फेज में है, तो वही साइकिल ये पकड़ेंगे। बिल्कुल आपके नेचुरल बालों की तरह ही ये उगते हैं। आपने देखा गंजेपन की समस्याओं के लिए सर ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं। हम चाहेंगे आप इसको लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये लोगों तक पहुँचे, और इस बीमारी को, गंजेपन की समस्याओं की जो बीमारी है, इसके लिए आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि आपका टाइम से डायग्नोज हो सके और आप इस बीमारी से बच सकें। थैंक यू।